नमस्कार मित्रों। मुद्रास्फीति के अंतर्गत हमने पिछले टॉपिक में WPI, CPI, PPI, IIP ये डिस्कस किया था और इसके अंतर्गत WPI और CPI, WPI, PPI के बीच हमने अंतर भी डिस्कस किए थे। इसी के आगे हम क्लास बढ़ाते हैं आगे। आज डिस्कस करेंगे कुछ जो शब्दावलियां पिछली क्लास दूसरी क्लास में हमने कुछ शब्दावलियां 3 पढ़ी थी, जैसे स्टैगफ्लेशन, स्क्यूफ्लेशन और सस्टेनेबल इन्फ्लेशन। ये 3 ही डिस्कस किया था। इसके आगे डिस्कस भी करेंगे, फिलिप्स कर्व भी डिस्कस करेंगे। चौथा है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन को 2 भागों में बांट देते हैं, एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब जब शहरीकरण औद्योगिकरण के कारण मांग और डिमांड के बीच, मांग और सप्लाई के बीच जो संतुलन टूट जाता है, इससे मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है, वो स्टैटिक के अंतर्गत आती है। डायनेमिक के अंतर्गत जैसे आपदा महामारी के कारण जो मुद्रास्फीति में चेंज होता है वो होता है कोर इन्फ्लेशन। आगे जो सबसे एक महत्वपूर्ण है वो पढ़ते हैं हेड इन्फ्लेशन। जब मुद्रास्फीति की गणना में सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है, सब्स्टिट्यूट, इसको ऐसे देखें, जब मुद्रास्फीति की गणना करते वक्त अगर हम उसमें ईंधन प्लस खाद्य मुद्रास्फीति को इसके अंतर्गत गणना नहीं करते हैं, अर्थात जैसे खाद्य मुद्रास्फीति, अर्थात मान लीजिए हम WPI की गणना कर रहे हैं तो WPI हेड इन्फ्लेशन हमें निकालना है, तो WPI हेड इन्फ्लेशन अगर हमें निकालना है तो होल WPI में हम ईंधन प्लस खाद्य अगर इनको घटा दें तो WPI हेड इन्फ्लेशन निकल आएगा। ये CPI हेड इन्फ्लेशन हो जाएगा। CPI अगर हेड इन्फ्लेशन निकालना है तो यहाँ पर CPI माइनस ये दोनों ईंधन प्लस खाद्य, खाद्य ये होता है हेड इन्फ्लेशन, अर्थात मुद्रास्फीति की गणना में अगर ईंधन ऊर्जा प्लस खाद्य मुद्रास्फीति को घटा दो तो बचा हुआ जो पार्ट है वो WPI हेड इन्फ्लेशन है। इसी तरह CPI हेड इन्फ्लेशन निकाल सकते हैं। आगे पढ़ते हैं कभी कभी एक आयातित मुद्रास्फीति शब्द प्रयोग होता है।
आयातित मुद्रास्फीति का मतलब है, अगर कोई वस्तु विदेशों से आयात करते हैं, उसके कारण अगर वस्तुओं की कीमतों में सामान्य स्तर से अधिक की वृद्धि हो रही है तो आयातित मुद्रास्फीति के अंतर्गत आता है। अगर आयात करने से मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी हो रही है तो आयातित मुद्रास्फीति कहलाता है, आयात के कारण। कई कारणों से हो सकता है, जैसे महंगा हो गया, आयात महंगा हो गया, रॉ मटेरियल महंगा हो गया, या युद्ध छिड़ गया उसके कारण आयात महंगा हो गया, सप्लाई चेन टूट गया। एक शब्दावली है छिपी हुई मुद्रास्फीति, कहीं कहीं प्रयोग किया जाता है। छिपी मुद्रास्फीति का मतलब ये मुद्रास्फीति दिखाई नहीं देती लेकिन होती है, कई कारणों से हो सकती है। कि उदाहरण के माध्यम से अगर मान लीजिए कि ये 1 किलोग्राम का कोई वस्तु है, लेकिन माल भी बेचना है और सप्लाई भी बढ़िया बनी रहे, डिमांड भी, लोग खरीदते रहे इसको, तो हो सकता है कि इसकी गुणवत्ता में कमी कर दें, गुणवत्ता में कमी, या कुछ कीमतों में कमी कर दें, या इसका साइज ही घटा दें, आकार ही घटा दें वस्तु का। तो वही होता है छिपी हुई, जो दिखाई नहीं देती है हमें। गुणवत्ता में कमी कर दिया, कीमत पहले स्तर पर बनी रहे लेकिन गुणवत्ता में कमी कर दिया। जब गुणवत्ता में कमी कर दिया तो हमें दिखाई तो नहीं देगी, वही है छिपी हुई मुद्रास्फीति। छिपी हुई मुद्रास्फीति का मतलब ये होता है जो हमें सामान्य रूप से दिखाई ना दे, वस्तु बेचना उतने ही दाम पे है, मांग उतनी ही है, अब उसको कैसे सप्लाई किया जाए तो गुणवत्ता में कमी कर देते हैं, वही होता है छिपी हुई मुद्रास्फीति। शब्दावलियां लगभग खत्म हो गई हैं, एक आध और है जिसे कहते हैं बेस इफेक्ट, आधार प्रभाव। ये मुद्रास्फीति की गणना के लिए किया जाता है कि मई 2022 में मान लीजिए कि मुद्रास्फीति 4% थी, अब मई 2023 में इसको आधार बनाकर था। मई 2023 में हम मुद्रास्फीति बढ़ी या घटी इसको कैसे जानेंगे, पुरानी मुद्रास्फीति से इसकी तुलना की जाएगी, अगर ज़्यादा है तो यानी बढ़ोतरी हो गई मुद्रास्फीति में, वही होता है आधार प्रभाव, अर्थात एक को आधार बनाकर आगे का उसका प्रभाव देखा जाता है कि बढ़ी या घटी मुद्रास्फीति, वही होता है बेस इफेक्ट। कुछ शब्दावलियां और हैं, जैसे एक है मुद्रास्फीतिक जाल, इन्फ्लेशन ट्रैप। ये दिखाता है कि अगर मजदूरी में वृद्धि की जाए तो मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। अगर दूसरे शब्दों में कहें, मुद्रास्फीति में उल्टा एक दूसरे के पूरक, अगर मजदूरी दर में वृद्धि करेंगे तो मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी, मुद्रास्फीति में वृद्धि करेंगे तो मजदूरी बढ़ जाएगी, वही होता है मुद्रास्फीतिक जाल। समझ में आया? मजदूरी और मुद्रास्फीति के बीच के सीधे संबंध को दर्शाता है। एक में बढ़ोतरी अथा मजदूरी में करेंगे तो मुद्रास्फीति में भी बढ़ोतरी हो जाएगी, अगर मुद्रास्फीति में करेंगे तो मजदूरी दर में बढ़ोतरी हो जाएगी, पैसा आएगा, लोग वस्तुएं खरीदेंगे, मांग अपने आप बढ़ जाएगी, इससे कीमतों में बढ़ोतरी हो जाएगी। एक होता है तरलता जाल। मुद्रास्फीतिक जाल आपको समझ में आया कि मजदूरी और मुद्रास्फीति के सीधे संबंध को दर्शाता है, एक में वृद्धि करने पर दूसरे में पूरक वृद्धि हो जाती है।
तरलता जाल, लिक्विडिटी ट्रैप। ये कहलाता है कि अगर मांग में तरल, बाजार में तरलता तो है, अर्थात मुद्रा की आपूर्ति तो है, तरलता है, बाजार में तरलता तो है, लेकिन इसकी वजह से ना तो मजदूरी दर में वृद्धि होती है, मजदूरी दर में वृद्धि भी नहीं होती, पर्याप्त वृद्धि नहीं होती। दूसरा है कि क्रय शक्ति घटने लगती है मुद्रा की। और अपेक्षा अनुरूप वस्तुओं का उत्पादन भी नहीं हो पाता। वस्तुओं के उत्पादन में भी अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं होती है। यही तरलता जाल कहलाता था। बाजार में तरलता अर्थात पैसा तो है, लेकिन इसकी वजह से ना तो मजदूरी दर में वृद्धि होती है, वस्तुओं के उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं होती, उल्टा क्रय शक्ति घटने लगती है। इससे क्या होता है, मांग और आपूर्ति के बीच असंतुलन टूट जाता है, संतुलन टूट जाता है। वही तरलता जाल कहलाता है। तरलता तो है, लेकिन मजदूरी दर में भी वृद्धि नहीं, वस्तुओं के उत्पादन बढ़ोतरी नहीं होती, मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन टूट जाता है इन्फ्लेशन में। इससे इन्फ्लेशन, मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाता है। हमने लगभग शब्दावलियां खत्म कर ली हैं। अब एक फिलिप्स वक्र देखते हैं, जो मुद्रास्फीति और मजदूरी अर्थात बेरोजगारी, सॉरी मजदूरी नहीं, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध को दर्शाता है। ये अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन फिलिप्स वक्र से कि ये किसके बीच संबंध को दर्शाता है, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध को दर्शाता है। इसका ग्राफ देख लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी हुई तो बेरोजगारी, मुद्रास्फीति में अगर बढ़ोतरी होती है तो बेरोजगारी दर कम होती है, अगर मुद्रास्फीति बहुत कम हो जाती है तो बेरोजगारी बढ़ जाती है। ग्राफ के माध्यम से देख लेते हैं। परसेंटेज में ही रहेंगे दोनों, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर। हमने क्या किया, अगर मुद्रास्फीति, ये ऐसे इस टाइप का कुछ ग्राफ बनता है। मुद्रास्फीति अगर ज़्यादा है, मान लीजिए कि ये 10 है, ये 5 है। अगर मुद्रास्फीति ज़्यादा है तो मार्केट में क्या होगा, बेरोजगारी कम होगी, ये इतना ही आधार कवर करेगा। अगर मुद्रास्फीति कम है, मान लीजिए मुद्रास्फीति यहाँ पे आ गया, तो मार्केट में क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ जाएगी।
अर्थात मंदी आने लगेगी मार्केट में। जब मंदी आएगी तो कंपनियां छटनी करेंगी, मंदी आ जाएगी। सीधा ये सीधे संबंध को दर्शाता है, मुद्रास्फीति सीधे संबंध को दर्शाता है, क्रमानुपात का, क्रमानुपाती। सॉरी, व्युत्क्रमानुपाती इसे कहते हैं। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये होता है कि अगर मुद्रास्फीति मार्केट में है तो सरकार ज्यादा पैसा मार्केट में, आधारभूत संरचना विभिन्न तरीके से मार्केट में पैसा लाएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। जब रोजगार मिलेगा तो बेरोजगारी कम होगी। तो वही व्युत्क्रमानुपाती संबंध को दर्शाता है। हमने देखा कि ये मान लीजिए 10 है, ये 5 है, ये 3 है, और ये मान लेते हैं कि लगभग लगभग 2.5 के आसपास है। हमने देखा कि अगर मुद्रास्फीति यहाँ पे है 10 पे, तो आधार इसका कितना कवर हुआ है, इतना कवर हुआ। ये बेरोजगारी वाली रेखा है, आधार इतना कवर हुआ, अर्थात लोगों को रोजगार मिल रहा है, अर्थात बेरोजगारी कम है। लेकिन अगर मुद्रास्फीति हमने देखा 2.5 पे अगर आ गई, तो ये यहाँ पर इसका लाइन नीचे कट कर रही है, अर्थात ये इसका आधार बढ़ गया बेरोजगारी का, अर्थात लोग ज्यादा बेरोजगार हो रहे हैं, अर्थात मंदी आ गई। इसी को कहते हैं मार्केट में मंदी आ गई, लोग कर्मचारियों की छटनी होने लगी प्राइवेट सेक्टर में, जिसे प्राइवेट सेक्टर में कहते हैं। ये फिलिप वॉक। एक होता है डबल डिप्रिसिएशन शब्द। डबल डिप्रिसिएशन अर्थात दो बार मंदी आना। पहली बार जो मंदी आती है वो मांग और आपूर्ति में असंतुलन के कारण मंदी आ जाती है। उसको दूर करने के लिए सरकार कुछ नीतिगत उपाय करती है, जिससे अगर उन नीतिगत उपायों में कुछ खामियां हैं तो दोबारा मंदी आ जाती है। यही होता है डबल डिप्रिसिएशन। इसका ग्राफ ऐसे बनता है, डब्लू के आकार का, अर्थात मांग और आपूर्ति में स्वाभाविक रूप से संतुलन के कारण ये डिप्रेशन आ गया। इसके बाद सरकार ने कुछ नीतिगत उपाय किए, कुछ सुधार हुआ, लेकिन कुछ खामियों की वजह से फिर दोबारा मंदी आ गई, फिर सुधार हुए, तो ये क्या हुआ, डब्लू के आकार का ग्राफ बन गया। मुद्रास्फीति का विभिन्न वर्गों पर प्रभाव देख लेते हैं। ये अक्सर क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जाता है, कई दे देता है कि निम्न में से कौन से सही हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आयात पर क्या प्रभाव पड़ेगा मुद्रास्फीति का। अगर देश के अंदर मुद्रास्फीति ज्यादा है तो लोग क्यों यहाँ से कच्चा माल खरीदेंगे, वो बाहर से सीधे वस्तुओं को आयात करेंगे। तो आयात क्या हो जाएगा, आयात को लाभ होगा, आयात या आयातक को लाभ होगा। निर्यात, हाँ, जब घरेलू बाजार में रॉ मटेरियल, वस्तुओं की लागत, कर्मचारियों का वेतन, श्रम पूंजी इत्यादि सब बढ़ जाएगा, अर्थात उनकी लागत बढ़ जाएगी, तो अपने आप वस्तुएं महंगे दर पर तैयार होंगी। जब महंगे दर पर तैयार होंगी तो उनकी कीमत भी ज़्यादा होगी, तो उनका बाहर विदेशों में उनकी डिमांड कम हो जाएगी अन्य देशों की अपेक्षा। इसलिए निर्यातक को क्या होगा, निर्यात या निर्यातक, इसको होगी हानि। एक और देख लेते हैं, परिवर्तनशील आय समूह। परिवर्तनशील आय समूह को होगा लाभ। स्थिर आय समूह, इसका उल्टा हो जाएगा हानि। परिवर्तनशील आय समूह को उदाहरण हो सकते हैं किसान,
क्योंकि एमएसपी सरकार हर वर्ष तय करती है, कुछ न कुछ दाम बढ़ा देती है। व्यापारी ये अलग से पूछ लेता है किसान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, व्यापारी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। स्थिर आय समूह, इसको होगी हानि, क्योंकि उनके फिक्स आय, मुद्रास्फीति बढ़ गई, अर्थात 5 रुपए पहले भी थे उनके पास, आज भी 5 रुपए, वस्तुएं महंगी होकर कोई वस्तु 1 रुपए की थी, आज 2 रुपए की हो गई, जिनकी क्रय शक्ति आय तो उतनी है, वस्तुएं महंगी हो गई, अपने आप इसको 1 रुपए ज्यादा देना पड़ रहा है, इसलिए इसको हानि उठानी पड़ेगी। स्थिर आय समूह के उदाहरण हो जाएंगे पेंशन, बीमा, पेंशन भोगी समूह, पेंशन भोगी समूह। इसके बाद इसमें ऋणी, ऋणी को लाभ होगा। मान लीजिए कि आपने 10 रुपए का लोन लिया, आपको 10 ही रुपए देने हैं, लेकिन मुद्रास्फीति बढ़ गई, 10 रुपए आज भी आपको देने हैं, जो 10 रुपए की वैल्यू थी वो आज की तुलना मुद्रास्फीति बढ़ने से घट जाएगी, लेकिन आपको देने 10 ही रुपए हैं, इसलिए क्या होगा, ऋणी को तो लाभ होगा, क्योंकि ऋणी को 10 रुपए पहले भी देने थे, आज भी देने थे, मुद्रास्फीति बढ़ने के बावजूद। हमने क्या बताया था, मुद्रास्फीति बढ़ने से मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है, मुद्रा की जब क्रय शक्ति घट जाती है तो इसको तो लाभ होगा, लेकिन ऋणदाता को हानि होगी। आयात, आयातक, निर्यात, निर्यातक, परिवर्तनशील आय समूह, स्थिर आय समूह, ऋणी, ऋणदाता, इतने हमने देखे इन समूहों पर। इसके अलावा कभी कभी किसान और व्यापारी को अलग से पूछ लेता है, परिवर्तनशील आय समूह से इनको लाभ होगा, क्योंकि सरकार एमएसपी हर वर्ष तय करती है, व्यापारी अपनी कीमतों को बाजार के अनुसार तय करता है। सार्वजनिक बचत और सार्वजनिक व्यय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमने बताया था कि मुद्रास्फीति बढ़ने का एक बड़ा कारण होता है सरकार अपना जो पैसा निर्माण कार्यों पर ज्यादा मार्केट में फेंकने लगती है, अर्थात खर्च करने लगती है आधारभूत संरचनाओं में, इससे सार्वजनिक व्यय बढ़ जाएगा। इस जब व्यय बढ़ जाएगा सार्वजनिक अर्थात सरकार का, तो सरकार की बचत अपने आप कम हो जाएगी। सार्वजनिक बचत, उसमें क्या आएगी, कमी आएगी। इसके अलावा दो और देख लेते हैं, उत्पादक और उपभोक्ता, और उपभोक्ता। क्योंकि मुद्रास्फीति जब बढ़ती है एक सीमित स्तर तक, इससे अर्थव्यवस्था को फायदा होता है समग्र रूप से, मांग बढ़ती है, जब मांग बढ़ेगी तो उत्पादन करने वाला और तेजी के साथ उत्पादन करेगा, इसलिए उत्पादक को लाभ होता है, अर्थात उत्पादन बढ़ जाता है। उपभोक्ता को क्या होगा, मुद्रास्फीति बढ़ने से मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है, वस्तुएं महंगी हो जाती है, उनको ज्यादा पैसा मार्केट में उसी वस्तु के लिए देना पड़ेगा जो पहले वो 10 रुपए में ले रहे थे, आज हो सकता है उसके लिए 12 रुपए देने पड़े, तो वही होता है, उपभोक्ता को हानि होगी, यानी उपभोक्ता को हानि होगी। ये हमने कुछ प्रभाव देख लिए विभिन्न वर्ग समूहों पर। आगे देखते हैं कि
इसके कुछ बचत के उपाय क्या हैं, अर्थात इससे कैसे बचा जा सकता है। अर्थात हालांकि एक स्वाभाविक रूप से एक निश्चित समय अंतराल के अनुसार किसी भी अर्थव्यवस्था में आती रहती है, लेकिन इससे कुछ उपाय हैं जिससे अर्थव्यवस्था पर बुरे प्रभावों से बचा जा सकता है। पहला है, इसमें दो उपाय हो सकते हैं, एक राजकोषीय, मौद्रिक उपाय। पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि राजकोषीय उपाय कौन करता है, मौद्रिक उपाय के लिए कौन करता है। हमने पढ़ा था कि मौद्रिक उपाय आरबीआई करती है और राजकोषीय उपाय आपको गवर्नमेंट करती है। आरबीआई मौद्रिक नीति का प्रयोग अपने आंकड़ों के लिए प्रयोग करती है, सरकार राजकोषीय नीतियों का प्रयोग करती है। राजकोषीय उपायों के अंतर्गत सरकार ये कर सकती है कि जो उपभोक्ता की आवश्यक वस्तुएं उनके निर्यात कुछ समय के लिए रोक सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है। उपभोक्ता संबंधी वस्तुओं के उत्पादन पर ज्यादा जोर दे सकती है, उत्पादन पर ज्यादा जोर दे सकती है। और सरकार उपाय एक और करती है, जैसे एमएसपी बढ़ाकर, एमएसपी बढ़ा दिया अगर सरकार ने, इससे क्या हुआ, समय समय सरकार एमएसपी बढ़ाती रहती है, विभिन्न फसलों की किसानों को फायदा देने के लिए होता है एमएसपी बढ़ाकर। एक चौथा होता है ओपन मार्केट स्कीम, अर्थात एफसीआई। एफसीआई का जो गोदाम होता है, अनाज अगर भरे हुए उनको बाजार में बेचने की खुली अनुमति दे सकती है सरकार को, सरकार एफसीआई को दे सकती है। तो ये कुछ हमने राजकोषीय उपाय देखे। इसके अंतर्गत मौद्रिक उपायों के अंतर्गत देख लेते हैं। सरकार एक उपाय और करती है, जैसे करों में वृद्धि कर देती है। आयकर की दरों में अगर आयकर की दरों में वृद्धि कर दिया तो मुद्रास्फीति पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। मौद्रिक उपायों के अंतर्गत आरबीआई करती है, आरबीआई ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दिया अगर, ब्याज दरों में अगर बढ़ोतरी कर दिया तो लोन महंगा हो जाएगा। जब लोन महंगा हो जाएगा तो आम जनता उतनी आसानी के साथ लोन नहीं लेगी, या मतलब अपनी आवश्यकता के अनुसार ही लेगी, पहला। दूसरा होता है कि ओपन मार्केट स्कीम, सरकार आरबीआई कुछ जैसे अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में जो बेचा था उसने, अगर उसने वापस ले लिया तो मार्केट से पैसा उसके पास वापस आने लगता है। मार्केट से पैसा वापस आने लगता है तो बाजार में मुद्रास्फीति का प्रभाव कुछ समय के बाद उसको सीमित किया जा सकता है। ये मौद्रिक उपायों के अंतर्गत है। इसके अंतर्गत एक और उपाय है, प्रशासनिक उपाय देख लेते हैं। प्रशासनिक उपाय समय समय पर आप पेपर में पढ़ते रहते होंगे। प्रशासनिक उपाय के अंतर्गत पढ़ते हैं, जैसे कालाबाजारी, जमाखोरी पर नियंत्रण, ब्लैक मार्केटिंग, कालाबाजारी, जमाखोरी पर नियंत्रण। इस्मा एक्ट पेपरों में हमेशा आता रहता है कि किसी वस्तु के अगर कोई भंडारण कर रहा है,
आवश्यकता से ज़्यादा या नियमों के विपरीत एस्मा एक्ट लागू कर देते हैं, इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। अभी इसेंशियल कमोडिटी एक्ट लाया गया था किसान बिल के तहत, तीसरा, जिसे बाद में सरकार ने वापस ले लिया, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है। ये प्रशासनिक उपाय के तहत कुछ उपाय होते हैं जिनमें कालाबाजारी, जमाखोरी पर नियंत्रण। इस पर एक कमेटी बनी थी जमाखोरी के लिए, उसका नाम था अभिजीत सेन कमेटी, जमाखोरी से ही संबंधित थी, कभी कभी पूछ लिया जाता है, अभिजीत सेन कमेटी। तो लगभग मित्रों ये मुद्रास्फीति के सभी टॉपिक को हमने कवर कर लिया है। एक आखिरी ग्राफ बचा हुआ है, हालांकि वो ग्राफ फार है पूरे टॉपिक का, उसको एक बार 2 मिनट में उसको समझ लेते हैं। इसे एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, स्लो डाउन किससे संबंधित है, मिलाने के लिए आया था, मंदी से संबंधित है। मंदी मतलब मांग और आपूर्ति के बीच जो संतुलन आ गया उसकी वजह से मंदी आ जाती है। स्लो डाउन, मेल्ट डाउन, तो स्लो डाउन का संबंध इससे है। ये होता है कीमत, वस्तुओं की कीमत, ये होता है मांग। जब डिमांड, वस्तुओं की बाजार में डिमांड ज़्यादा होगी, सामान्य स्तर से अगर ज़्यादा, लगातार ज़्यादा है, एक चरम स्तर तक पहुंच जाती है, तो ये जो ऊपर का एकदम शीर्ष भाग होता है वो होता है बूम कहते हैं। बूम शब्द सुना होगा कि मांग और आपूर्ति, यानी आपूर्ति की तुलना में मांग बहुत ज़्यादा है मार्केट में, वो होता है बूम। अर्थात डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, ग्रेटर देन सप्लाई। जब एक निश्चित स्तर, सबसे सर्वोच्च स्तर मांग की बूम कहलाता है, इसके बाद कीमतें नीचे गिरने लगती हैं। जो ये नीचे वाला ग्राफ होता है वो होता है डिसइंफ्लेशन का। डिसइंफ्लेशन अर्थात मांग में कमी आने लगती है। लेकिन सामान्य स्तर से ऊपर ही मांग रहती है, कीमतें बहुत ज़्यादा गिरती नहीं, सामान्य स्तर की लाइन है। जब सामान्य स्तर से कीमतें नीचे गिरने लगती हैं, अर्थात यहाँ से लगभग यहाँ तक, वो कहलाता है डिसइंफ्लेशन। डिफ्लेशन, डिसइंफ्लेशन सॉरी, ये होता है जिसे मांग में कमी का मतलब ये हुआ जो हमने पढ़ा था अभी, स्लो डाउन। ये होता है डिफ्लेशन, जब कीमतें कीमतें सामान्य स्तर से नीचे जाती हैं। जब एकदम कीमतें, यानी अर्थव्यवस्था एकदम गहराई में चली जाती है, अर्थात मंदी आ जाती है, तो वो कहलाता है आपका रिसेशन। री सॉरी उसे कहते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन, रिसेशन वो स्थिति होती है जब अर्थव्यवस्था अपने सामान्य स्तर से 2/3 तक गिर जाती है, अर्थात लगभग यहाँ तक, वो होता है रिसेशन। डिप्रेशन मतलब एकदम गहराई में चली गई अर्थव्यवस्था, लगभग लगभग खराब हो गई। इसके बाद फिर अर्थव्यवस्था में सुधार होना शुरू होता है। वही राजकोषीय नीतियाँ, मौद्रिक नीतियाँ, प्रशासन नीतियाँ जो हमने पिछले पढ़ा था, उसके द्वारा कुछ उपाय किए जाते हैं, तो अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे सुधार आने लगता है, अर्थात रिकवरी होने लगती है। जब अर्थव्यवस्था में रिकवरी होने लगती है,
रिकवरी होने लगती है। डिफ्लेशन, डिप्रेशन, ये होता है आपका रिसेशन। और जब रिकवरी होने लगती है तो उसे कहते हैं रिफ्लेशन। रिसेशन, रिफ्लेशन। कभी कभी आपको ग्राफ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। लगभग मित्रों हमने मुद्रास्फीति के सभी टॉपिक को कवर कर लिया है। अब अगली क्लास से एक नया टॉपिक और इसके 5 क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।